Are 65% of the filtered load of sodium, water and chlorine are reabsorbed in proximal convoluted tubule, PCT. There are three main parts of tubules. Those part of the tubules are close to glomerulus, called proximal convoluted tubule. Those are away from the glomerulus, called distal convoluted tubules. The U shape जो होता है, that is loop of Henle. ये है ट्यूब, यह ट्यूबुलर लाइनिंग आइसोटोनिक है। दोस्तों आउटसाइड एंड इनसाइड सेम ग्रेडियंट्स होते हैं। तो बाहर जा रहे बोल तो रीअब्जॉर्प्शन, अंदर आ रहे बोल तो सिक्रेशन। ये है जो है डॉट डॉट दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है न्यूक्लियस, और है ब्रश बॉर्डर which increases surface area, helps in reabsorption secretion। लिख लिया। अब लूप ऑफ हैंड में आ जाओ। दो पार्ट, एक थिन असेंडिंग लिम्ब, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब, और थिक असेंडिंग लिम्ब। थिन डिसेंडिंग लिम्ब, जो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंड में क्या है, इट इज हाईली परमेबल टू वाटर, ये वाला पार्ट, एंड मॉडरेटली परमेबल टू सॉल्यूट, इसलिए हाइपरटोनिक हो जाता है। देखो, इट इज हाईली परमेबल टू वाटर। हाइपरटोनिक का मतलब समझता ना, यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सॉल्यूट्स का ज्यादा होता है, ठीक है। हाइपरटोनिक मतलब समझता ना, तो यहाँ पे इस पार्ट में जो लूप ऑफ हेनली डिसेंडिंग लिम्ब है, हेयर वाटर इज हाईली परमिएबल बट सॉल्यूट्स आर मॉडरेटली परमिएबल, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। हाईली परमिएबल टू वाटर, moderately permeable to solutes, and no active transportation। अब है थिन असेंडिंग लिम्ब, ऐसे बनाना डायग्राम। थिन असेंडिंग लिम्ब, अरे डिसेंडिंग था ना, अब तो असेंडिंग कर। पहले बात था थिन डिसेंडिंग लिम्ब, अब लिखना थिन असेंडिंग लिम्ब, लिखा या हाइपोटोनिक। इट इज इम्परमेबल टू वाटर, तो हाइपोटोनिक होगा। लिखना इम्परमेबल टू वाटर, ऐसे होता है ना हमारा भूखंड। This is thin descending limb, this thin ascending limb, it is thick ascending limb। तो ये कर लिया, ये कर लिया, आप लिखना थिक ascending limb, थिक ascending limb। रूडिमेंटरी, और तो थोड़ा थोड़ा ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर तो जो इनफोल्डिंग होता है, यहाँ पे देखा ना, काफी ज्यादा ब्रश बॉर्डर है। तो ब्रश बॉर्डर ज्यादा होने का मतलब इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। रूडिमेंटरी तो सरफेस एरिया कम होगा। रूडिमेंटरी,
देखो, इन थिक एपिथेलियम, छोटू है ना यहीं पे बैठ। active reabsorption occurs due to sodium ATPase pump. ATPase pump, ये जो ये बनाया था ना, ये एक्चुअली ये जो देख रहे हैं एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है सोडियम एटीपीएस पम्प। और ये जो कैरियर प्रोटीन जो है ना, दे आर प्रोटीन्स एंड एक्चुअली दे आर एंजाइम्स। अब इन कंटिन्यूटी, अर्ली डिस्टल tubule has same characteristics. Early distal tubule has same characteristics as in thick ascending loop of Henle. तो डिस्टल ट्यूबुल की जो अर्ली पार्ट है ना, इट इज एज लाइक एज थिक ascending limb. No, थिक ascending loop, तो जो मैंने बनाया था ना, लूप, इसको लूप बोलते हैं। यह टोटल लूप ऑफ हेनली, इधर देखना, ये टोटल लूप ऑफ हेनली, इसको क्या बोलता है? थिन डिसेंडिंग लिम्ब। इसको क्या बोलता है? थिन असेंडिंग लिम्ब। इसको बोलता है थिक असेंडिंग लिम्ब। उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? अर्ली डिस्टल ट्यूबुल। The early distal tubule is as like as thick ascending limb. अब लिखना है हेडिंग दें, लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूबुल। तो देखो, हाइड्रोजन आयन की सीक्रेट होती है, पोटेशियम भी सीक्रेट होते हैं, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब भी होता है, water is reabsorbed under the control of ADH, antidiuretic hormone, which is secreted by the posterior part of pituitary. Then H2O ब्रैकेट में ADH, उसका नाम है एंटीडायूरेटिक हार्मोन। ADH लिख देना, मैं पद में बता दूं। ADH एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पार्ट से सीक्रेट होता है। उस हार्मोन का काम क्या होता है? ये वाटर को ना रिटेन करना होता है, ठीक है। तो जब इसकी सीक्रेशन नहीं होती है तो वाटर बॉडी से निकल जाता है। जैसे कि देखना, दोज आर ड्रिंकिंग एल्कोहल टू मच, दे फ्रिक्वेंटली यूरिनेट। क्या होता है उस अल्कोहल से? क्या होती है, जो एडीएच की सिक्रेशन अब बंद हो जाती है। जब एडीएच की सिक्रेशन बंद हो जाएगा, वाटर ज्यादा से ज्यादा नहीं, वो सिक्रेट करता जाएगा। एडीएच क्या करता है? वाटर रिटेन करता बॉडी, ठीक है। जब दारू पीते हैं आदमी, तब वो सिक्रेशन बंद हो जाता है, तो वाटर क्या होता है? सिक्रेट हो जाता है, तो अंदर आ जाता है ट्यूब्यूल्स के, बाहर से जाता है इन द फॉर्म ऑफ। मतलब रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना, देखो ये बाहर जा रहा है, मतलब रीअब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच वाटर इज रीअब्जॉर्ब, बॉडी में रह जाता है। जो एडीएच डजंट सीक्रेट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, वाटर क्या होगा? वाटर इज नॉट रीअब्जॉर्ब, यूरिन में पास होगा। इसलिए दारू पीने वाला आदमी ना
क्या कह रहे हो? ऊपर सेल सेल, ऊपर का जो सेल है इसका बोलते हैं प्रिंसिपल सेल, नीचे का जो सेल है इसका नाम है इंटरकैलेटेड सेल। अच्छा, अब लिखना कॉर्टिकल ट्यूबल्स हो गया, अब मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूबल, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। सही में ये जो लड़का है ना, ये इसकी इंटरेस्ट है जूलॉजी। तो मैथ के जो स्टूडेंट्स होता है उनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं होती, तो इसको इंटरेस्ट भी समझता भी है, अच्छा लगता है जो कम से कम मैथ वाले भी बायोलॉजी कर लेते। और हमें भी खुशी होती है जो मैथ वालों को समझा पा रहा है, नहीं तो बायोलॉजी वाले को तो समझाना बहुत बड़ा बात नहीं है, फर्क ही आता है। नहीं, इतना जल्दी बच्चे ऐसे भी टाइम बर्बादी करता है। किसने कहा आ रहा है? हम्म? हो सर जल्दी, आजकल जल्दी आ जाता है ना। तुमने दिया था, दिया था और ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए। ज्यादातर ना पहला अटेम्प्ट तो बिना प्रिपरेशन के दे देता है। कोचिंग देते देते कहाँ टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। सेकंड अटेम्प्ट अच्छा से देता है। यूरिया निकालते हैं ना, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो लोकल एरिया में क्या होता है, आपका सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो बाहर हाइपरटोनिक हो जाता है और ट्यूब्यूल में हाइपोटोनिक हो जाता है, तो क्या वाटर रिटेन करता है और कॉन्सेंट्रेशन यूरिन प्रोड्यूस होता है। इफ देर इज चेंज इन द reabsorption of peritubular capillaries, then there will be change in the hydrostatic and colloidal pressure और renal ECM। ये जो renal ECM समझ रहे हैं ना, जो जो environment outside the nephron, उसमें चेंजेस आती है, तो उसमें अगर चेंजेस आएगा तो रीअब्जॉर्प्शन भी चेंज होगा। जैसे अगर मान लो रेनल ईसीएफ अगर ज्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर रेनल ईसीएफ हाइपोटोनिक होगा तो सॉल्यूट्स की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो दैट डिटरमाइंड बाय चेंजेस इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड इट डिपेंड्स अपॉन वही जीएफआर। लिख लिया? इसके लिए एक लाइन लिखो इस प्रोजेक्ट के लिए। इट एक्ट्स एज ए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, it acts as a second line of defense to buffer the effect of to buffer the effect of spontaneous changes on GFR, spontaneous changes on GFR। ठीक है, तो जीएफआर अगर बढ़ेगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, जीएफआर घटेगा तो इसमें चेंज हो जाएगा। अच्छा, हार्मोनल कंट्रोल, एडीएच
जानते हैं एडीएच एंटीडायूरेटिक हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एडीएच अगर सिक्रेट होगा तो वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, मतलब वाटर रिएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। ठीक है, देखो हार्मोनल कंट्रोल, इट इज डन बाय नेगेटिव फीडबैक। हार्मोनल कंट्रोल लिखना, पहला तो सेल्फ कंट्रोल था, अभी लिखो हार्मोनल कंट्रोल, इट इज डन बाय नेगेटिव फीडबैक। पानी दें, चिल्ड पानी दें, चिल्ड एकदम ठंडा दें। एडीएच एंटीडायूरेटिक हार्मोन, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, मतलब एडीएच सीक्रेट होगा तो वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, एडीएच सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, वाटर एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा। दिस इट इंक्रीजेस वाटर reabsorption, it increases water reabsorption। अब वॉइस ही नहीं जा रहा है। अच्छा, अपना यहाँ पे तो सब कुछ सही चल रहा है, वीडियो भी नहीं जा रहा है, सब कुछ तो सही है। साउंड भी सही है। अच्छा विश्वनाथ, हमारे तरफ से कोई दिक्कत है ही नहीं, आप अपने सिस्टम को थोड़ा सा देखो। देखो ADH increases water reabsorption from distal collecting tubule and collecting duct। ठीक है, अच्छा, it plays an important role in output of diluted or concentrated urine। क्योंकि अगर सीक्रेट होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा, अगर सीक्रेट नहीं होगा तो डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ एडीएच सिक्रेशन वाटर परमेबिलिटी टू डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबुल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स इंक्रीजेस, इसीलिए वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड मोर एंड मोर। ठीक है, इफ इट डजंट सीक्रेट तो वाटर परमेबिलिटी टू दिस टू एरियाज विल बी वेरी लेस। तो क्या होगा, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाए। डन बाय कहाँ देख रहे हो, डन बाय कुछ लिखा हुआ है क्या, तो कहाँ पड़ा हुआ है, इट इज डन बाय नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, कहाँ पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे ना सब कुछ सही चल रहा है, अब अपना सिस्टम में नेट चेक कर लेना, सेटिंग्स काफी दिन बाद क्लास कर रहा है, सेटिंग मेरी शायद ठीक नहीं होगा, वहां से पता चल जाते चल रहे नहीं चल। अब रेस थर्ड पॉइंट, रेस का मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम।
बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन। कौन सा? ये भी हार्मोन, हार्मोन क्या हार्मोन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है ना। ये वाला तो समझ में आ गया, रेनिन रिलीज। So when there is decreased blood volume in apparent arteriole, GFR क्या होगा? लेस होगा। GFR लेस होगा तो ये जो मैकुला डेंसा में सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो रेनिन रिलीज होती है। यहाँ तक ठीक है ना। रेनिन रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन 1 आते हैं, एंजियोटेंसिन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2, तो ये 2 मेन काम करता है। ऑन वन हैंड सिग्नल PCT, वो तो proximal convoluted tubule to reabsorb more H2 and sodium ion, तो ब्लड वॉल्यूम जो है रिस्टोर हो जाता है। सेकेंड क्या है? स्टिमुलेटिंग एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल जानता है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है, एल्डोस्टेरोन। इससे क्या होता है? मोर सोडियम एंड हाइड्रोजन वाटर रीअब्सॉर्ब। थर्ड जो है इंक्रीजिंग ब्लड। क्योंकि ब्लड प्रेशर की चलते यहाँ पे कम आ रहा था ना, नेगेटिव फीडबैक है। तो रैश ब्लड प्रेशर को बढ़ाता भी है, वो घटाता भी है। अच्छा, उस दिन तुम्हारा क्या कराया था? उस DNA प्रोफाइल कराया था ना? हाँ, और शायद जीन इन। तो मतलब करंट का जो टॉपिक था तुम लोगों का, तुम्हारा नहीं हुआ खत्म, तुम्हारा भी तुम लोगों का करंट का जो पार्ट है ना, जो करंट पार्ट्स है अलग अलग जगह पे, वो सारे खत्म हो गए। अभी उस सन ना बायोकेमिस्ट्री शुरू करा। पूरा बायोकेमिस्ट्री वही करा देगा। उनके साथ बात हुआ था, जो करंट आप करा दो वो खत्म हो जाएगा तो यूनिट वाइज कराएगा, तो वो बायोकेमिस्ट्री कराएगा, मुझे भी और 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा फिजियोलॉजी। फिर मैं शुरू करूंगा इन इनवर्टिब्रेट्स, तो पुराने स्टूडेंट का खत्म हो जाएगा, योगेश वो लोगों का खत्म हो जाएगा। फर्स्ट लाइन जो है रेस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम डिक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम इन अपरेंट आर्टरी। तो क्या होगा? रेनिन इज रिलीज्ड। हाउ रेनिन इज रिलीज्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अर्लियर। ठीक है, रेनिन इज एन एंजाइम, इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, फिर एंजियोटेंसिन 2, वो भी एक एंजाइम ही है। और एंजियोटेंसिन 2 जो है 3 काम करता है। एक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, दूसरा सोडियम एंड वाटर की रिएब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, दो तरीके से, PCT और थ्रू एल्डोस्टेरोन। आज तो मैं ये खत्म कर दूंगा। तुम लोग इसको ना घर में बैठ के जो फालतू चीज कुछ अगर है उसको हटा उठा के 300 वाट में करके रख। 300 वाट यूरिन फॉर्मेशन अगर ये घर में करके रख दोगे ना, ये आता रहता है क्वेश्चन, तो एग्जाम हॉल में जाके सोचना नहीं पड़ेगा क्या निकालूं क्या। जब भी मैंने काफी हद तक फिल्टर करके दिया, फिर भी देखना कुछ चीजें होगा जो अवॉइड कर सकते। मान लो कहीं पे मैं डायग्राम दिया फिर लिखो है, तो लिखने वाला पार्ट हटा देना, डायग्राम वाला पार्ट। ठीक है, अगर मतलब 300 शुड नॉट बी एक्सीड। अगर 275 में कर देगा तो बहुत अच्छा है। एक कुछ मैं नोट्स बताऊंगा जो करके रखना, उसको कर लेना। माइनस विद इन सर्किल, इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक। ANF सीक्रेट होता तो रेनिन रिलीज होती, नेगेटिव में ऐसे दिखा। ये नहीं जो रेनिन
रिलीज स्टॉक, ऐसा नहीं है, रेनिन इज रिलीज। तो रेनिन रिलीज होगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। अब अभी देखा, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, उधर भी NaCl एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। Mark, see, if it is more than 300 work, examiner is not going to penalize you. It is self-punitive in nature. अगर सभी क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा लिखेगा, ऐसे तो जूलॉजी में टाइम नहीं मिलता। 3-4 क्वेश्चन छूट गया तो एग्जामिनर को मार्क्स घटाने की जरूरत क्या है? अगर मान लो 3 क्वेश्चन छूट गया तो 1 क्वेश्चन छूट गया तो 50 मार्क्स, तो यू विल बी इवेल्युएटेड आउट ऑफ, दोनों पेपर में 50 छूटता है 400 में ना। 400 में अगर मान लो बहुत अच्छा करेगा, कितना 60% भी अगर मिल जाए, कितना 240, मतलब 65% भी में 270 में सिलेक्शन होना मुश्किल होता है। GS में आपको 45%, 46% ही आता है। अगर ऑप्शनल में अगर 300 प्लस नहीं होगा तो मुश्किल हो जाता है। तो इवेल्युएटर आपको कोई पनिश नहीं करे, जरूरत ही क्या पनिश करने की। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए। देखो 10 मार्क्स के लिए आपको 150 वर्ड्स है, 15 के लिए 225 वर्ड्स है, 30 के लिए आपका 300 वर्ड है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 150 होना चाहिए, थोड़ा बढ़ भी सकते घट भी सकते, कोशिश करना चाहिए हमेशा घटे। तो क्योंकि हमें तो डायग्राम ही बनाना होता ना, डायग्राम भी तो हमें बनाना पड़ेगा, उसका भी तो टाइम लगता है, फ्री में थोड़ी ना डायग्राम होता। तो ऐसे लिख, हमेशा कम नहीं जाना। तो जूलॉजी का जो बेस्ट एडवांटेज, बिगेस्ट एडवांटेज क्या पता है? यू नो द क्वेश्चन, टॉपिक्स आर क्वेश्चन। हम लोग भी जिस तरह से नोट दे रहे हैं, देखना आंसर ही बना हुआ है, उसको फर्दर छोटा करके, मतलब डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्रेम, थोड़ा सा वर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज करके फ्लो चार्ट में दे के, अगर इंट्रोडक्शन के साथ ऐसे बना के रख देंगे तो एग्जामिनेशन में छूटेगा क्यों? जब आपको मालूम है यही क्वेश्चन आने वाला है तो उसको बना के रख। तो हम लोग देखो आपके पास बहुत मैनेजेबल नोट्स जा रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं जा रहा ना। तो इसको अगर थोड़ा सा घर में पढ़ के, थोड़ा सा अगर रिसर्च करके, उसको पढ़ के बिना देख के लिख लेगा तो एक बार बिना देख के लिखने का भी प्रैक्टिस हो गया और आपका नोट्स भी बन गया। तो अगर ऐसे बना हुआ चीज अगर एग्जाम में जाकर लिखेगा, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन छूटेगा। अगर क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं ना, तो जूलॉजी ऐसे एक सब्जेक्ट है, सबको 350 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट करने का कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में ट्विस्ट होता है, सोशल साइंस में ट्विस्ट होगा ही होगा। जूलॉजी में एक भी क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं दिखाएगा। अगर पढ़ लिया कभी तो लिख सकता है, नहीं पढ़ेगा तो लिख नहीं। तो इसका फायदा लो। तो छोटा एग्जाम हॉल में जाके मत करना। अगर छोटा एग्जाम हॉल में जाके तो समय लगता ना। एग्जाम हॉल में मतलब सिर्फ फालतू समय बिल्कुल नहीं देना, सिर्फ लिखते रहना। तो बताइए ऐसे दूसरे सब्जेक्ट में तो हो नहीं सकता। दूसरे सब्जेक्ट का मालूम ही नहीं है क्वेश्चन कैसे होगा। आपको क्वेश्चन नहीं मालूम है, क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से नहीं आएगा। तो अगर इस एडवांटेज को कोई इनकैश ना करे तो प्रॉब्लम तो उसकी तरफ से होगी। साइंस में ही ऐसा होता है, क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही आता है। आर्ट्स में थोड़ा ऐसे नहीं होता। तो जरूरी नहीं है जो आपको 150 ही लिखना है। और क्वेश्चन की जो वर्ड देखा, इन अबाउट 150 वर्ड्स, इन अबाउट, इसका मतलब ये नहीं एग्जैक्ट 150। अगर वो चाहते हैं एग्जैक्ट 150 वर्ड्स में होगा तो ना आपको ऐसे आंसर शीट देगा,